तो रिकॉर्डिंग सर जरूर भेजिएगा प्लीज। ओके, तो हम डाइंग का प्रोसीजर पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। तो डाइंग प्रोसीजर में क्या है कि डाई बाथ में आप स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ डाई, सोडा एस और रिक्वायर्ड एमएल रेशो का पानी, ठीक है, वो ऐड करके डाई स्टार्ट करते हैं हम अपने 40 डिग्री पे स्टार्ट कर देते हैं डाइंग। 40 डिग्री पे आप फैब्रिक उसमें एंटर कर दोगे। देन टेम्परेचर इज रेज टू बॉयल, पानी को टेम्परेचर आपको बॉयल तक लेके जाना पड़ता है, और बॉइलिंग पे हम 45 से 60 मिनट डाइंग करते हैं, ठीक है। 40 डिग्री पे करते हैं हम 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपका ये सॉल्ट ऐड करेंगे हम। लेकिन ये डिफरेंस याद रखना कि डाइंग में डायरेक्ट डाई में आप सोडा एस पहले ऐड कर सकते हो, रिएक्टिव डाई में नहीं कर सकते। रिएक्टिव डाई में आपको पहले NaCl ऐड करना पड़ेगा, ठीक, यानी नमक ऐड करना सर पड़ेगा। डायरेक्ट डाई में सोडा यूज कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, बट ये pH मेंटेन करने के लिए है, और कोई ज़्यादा पर्पज नहीं है इसका, ठीक। तो आपका 15 से 20 मिनट तक आप सॉल्ट डालने के बाद 15-20 मिनट डाई करोगे। उसके बाद टेम्परेचर रेज करोगे और बॉयल पे 45 to 60 मिनट डाइंग करेंगे। उसके बाद डाइंग मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द डाई बाथ। हाइड्रो एक्सट्रैक्ट, यानी आप पानी में से निकाल लो, हाइड्रो एक्सट्रैक्ट करोगे और आफ्टर ट्रीटमेंट करोगे टू इम्प्रूव द फास्टनेस प्रॉपर्टी। तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल रेसिपी है इसका कि डायरेक्ट डाई आपको 1% जितना भी परसेंटेज शेड लेना है ऑन द वेट ऑफ मटेरियल। OWF मतलब है ऑन द वेट ऑफ मटेरियल, यानी 2% शेड लेना है। कितना फैब्रिक है आपका, उसका 2% कैलकुलेट करके केजी में, और आप उतना डायरेक्ट डाई लोगे। सोडा एस 0.5 से 1%, ये भी ऑन द वेट ऑफ मटेरियल होता है, ठीक। कॉमन सर जो डाई कलर परसेंटेज जो है सर, कलर परसेंटेज में थोड़ा सा सर डाउट रह गया है कि इसको कलर परसेंटेज को हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये शेड परसेंटेज तो आप कितने परसेंट की शेड है? नहीं, ये ऐसे डिसाइड नहीं करते, ये तो बायर देगा आपको रिक्वायरमेंट, ठीक है। बायर आपको वो देगा ना, बायर देख का हमें कलर देख सैंपल के, देगा। वो तो बायर तो क्या है, कलर स्टैंडर्ड दे देता है। हाँ, एक हाँ, कलर स्टैंडर्ड सैंपल दे दे देता है देगा, वो। हाँ। तो आप CCM से मैच उस करते हैं। स्टैंडर्ड को हम कंप्यूटर कलर मैचिंग सिस्टम होता है ना जो, हाँ जी, आपका कंप्यूटर कलर मैचिंग सिस्टम जो होता है CCM स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप उससे मैच करते हो कि कितना परसेंट का शेड है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो देख के बता देते हैं, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस होता है वो देख के बता देते नहीं हैं कि वैसे ये आइडिया तो सर हम भी मार लेते थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ हाँ हाँ, उसमें परफेक्शन कैसे, वो उसी से आएगा, CCM वो मशीन में हाँ से। वो परफेक्शन CCM से आएगा। बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस, बहुत से लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि CCM भी फेल हो जाता है उनके सामने जब करते 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 कि वो CCM तो फिर भी एरर दे सकता है, वो देख के ही विजुअल से बता देते हैं ये है ना है, ठीक है। हाँ, कॉमन सॉल्ट लोगे आप 5%, 5, 10 और 20% ऑन द वेट ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करेगा आपके कौन सा शेड आप डाई कर रहे हो। लाइट शेड है तो हम सॉल्ट लेंगे कम, डार्क शेड है तो हम ज़्यादा सॉल्ट लेंगे। और सॉल्ट को मोस्टली हम इंस्टॉलमेंट में ऐड करते हैं, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मशीन आप कोई भी यूज कर सकते हो, विंच कर सकते हो, जिगर कर सकते हो, जो भी नॉर्मल डाइंग मशीन है, एनी मशीन यू कैन यूज। STHP की जरूरत है नहीं, STHP तो जहाँ आपको हाई टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ जरूरत होता है। मेन चीज है इसमें जो प्रॉब्लम है वो है फास्टनेस की। तो फास्टनेस के लिए इसमें आफ्टर ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें, ठीक। तो टू इम्प्रूव द फास्टनेस प्रॉपर्टीज की हम 2 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर क्यों होती है, उसके पीछे कारण है क्योंकि ये डाई वाटर सोल्यूबल है, और केमिकली ये रिएक्ट कोई मतलब बहुत ही वैसे वीक बॉन्ड बनाती है कॉटन के साथ, ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाती केमिकली। वॉन डर वाल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है, जो बहुत ही वीक फोर्सेस बॉन्ड है, कि जो आप अगर वापस उस कपड़े को गर्म पानी में धोगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होके कलर आपका बाहर आ सकता है। तो इसको इम्प्रूव करने का एक तरीका ये है कि फैब्रिक में आपका डाई चला गया और हम अंदर डाई का मोलिकुलर साइज बढ़ा दें, ठीक है। फैब्रिक में अंदर जाने के बाद तो क्या होगा कि वॉशिंग में वो इजीली बाहर नहीं आएगा। एक तो उसका तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका शेड चेंज कर सकता है फाइनल प्रोडक्ट में, कि आपने वो अंदर कलर बढ़ाया, और इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल डाइज इन डायरेक्ट डाई।
तो उसके लिए फिर दूसरा वो है कि ट्रीटमेंट आप मेटेलिक सॉल्ट के साथ देते हो, ट्रीटमेंट विद कॉपर सॉल्ट देते हो, इससे आपका लाइट फास्टनेस भी इंप्रूव होता है। ठीक, जो वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव होगा वो होगा ट्रीटमेंट विद केटोनिक डाई फिक्सिंग एजेंट, जो डाई फिक्सर बोलते हैं हम उसको, उससे आपका वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव होगा। और कॉपर सॉल्ट और क्रोमियम कंपाउंड का जो ट्रीटमेंट है इससे लाइट फास्टनेस होगा। जो आप बोल रहे थे ना कि धूप में कलर चला जाता है, तो वो इससे इंप्रूव होता है इसका। जी सर। हाँ, वो इससे इंप्रूव होता है इसका। क्या होता है उसका सर, केमिकल क्या होता है ये कॉपर सॉल्ट, कॉपर का कोई भी सॉल्ट या क्रोमियम कोई भी कंपाउंड हो, उसका आप ट्रीटमेंट करते हो आफ्टर ट्रीटमेंट डाइंग के बाद, और उससे आपका लाइट फास्टनेस इंप्रूव हुआ। ठीक, इसमें कई कई टाइप के केमिकल हो, कई टाइप के कॉपर सॉल्ट हो सकते हैं, मतलब कॉपर सॉल्ट होना जरूरी है, लेकिन उसमें कई टाइप का हो सकता है, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग कंपोजिशन है। जी सर। ठीक, certain dye stuff have seen that reacting with copper improve the हमारे light fastness property में बता कि लाइट कॉपर सल्फेट जैसे आप यूज में ले सकते हो इसके। ठीक है, तो अगर आपको लाइट फास्टनेस इंप्रूव करना है तो उसका ये है प्रोसीजर, इससे आपको इंप्रूव हो जाएगा। कॉपर सल्फेट लिया आपने 0.5 से 2%, एसिटिक एसिड 0.5 से 2%, टेम्परेचर 80 डिग्री और टाइम 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मटेरियल को सर ये हाँ क्या OWF जो लिखा हुआ क्या है सर, ये OWF ऑन द वेट ऑफ फैब्रिक, मतलब जितना फैब्रिक है ना, फैब्रिक आपका मान लो 100 kg है, तो आप कॉपर सल्फेट हाँ। दोगे या तो आप 0.5 2 किलो, kg, हाँ 2% लेना है तो 2 किलो लेना। हाँ 2% लेंगे 2 किलो लोगे, और आधा किलो लेना, लाइट शेड है तो आप कम दोगे। ठीक है, बस जी गलत बात है यार, जो ऑर्डर नहीं लिखवा रहे हो। ऐसे टेम्परेचर आपका 80 डिग्री और उससे ट्रीटमेंट आपका 30 to 45 मिनट्स। तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद मटेरियल रिंस कर दो और ड्राई कर दो, ये आपका लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी इंप्रूव करेगा मेटल। अच्छा 30 से 45 ये एसिटिक एसिड है। इसका सर एक बार प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस क्या होता है इसका? नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम डाइंग नहीं करते, कॉपर सल्फेट एसिटिक एसिड ऐड कर दिया पानी में, ठीक है, ऐड कर अच्छा। दिया, आपका डाइड मटेरियल जो आपने डाई किया हुआ है वो मटेरियल आप उसमें डाल दो 80 डिग्री पे टेम्परेचर ले जाके, उसको 30 अच्छा मिनट डाइंग मटेरियल के बिगड़ अंदर जाएगा डाल सर के फिर। मिक्स करके तब उसको कलरिंग करना है, या फिर उसको नहीं, कलरिंग नहीं, होने नहीं। के बाद न्यूट्रल करने के बाद फिर डालना है? न्यूट्रल After करने के बाद ये coloring, बाद after आफ्टर आफ्टर कलरिंग, आफ्टर ड्राइंग का सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद का ट्रीटमेंट है, डाइंग के अच्छा साथ नहीं अच्छा है। शेड चेंज नहीं करेगा ये? शेड थोड़ा बहुत चेंज तो होगा, क्योंकि आप डाइंग के बाद कोई भी ट्रीटमेंट करते हो उससे शेड तो चेंज होता है आपका थोड़ा, तो वो आपको ट्रायल एंड एरर पे पता करना पड़ेगा कितना शेड चेंज होता है। क्योंकि ऐसा ना कोई लाइट फास्टनेस कलर्स भी आते हैं ना। हाँ, शेड चेंज तो आपका डाइंग के बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिनिशिंग का कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, वहां भी शेड चेंज होता है, लेकिन हम फाइनल को ध्यान में रख के इनिशियली उतना लेके चलते हैं ना, कि हमें पता है कि ये ट्रीटमेंट के बाद शेड लाइट होना है, तो हम पहले से उतना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। क्योंकि शेड आपका डाइंग के बाद कोई भी प्रोसेस है, आपका फिनिशिंग है, आपके ये हीट सेटिंग है, कोई भी सब प्रोसेस में आपका थोड़ा बहुत शेड चेंज होता है। कॉटन के केस में हम 0-0 फिनिश देते हैं, ये सब कैलेंडरिंग करते हैं, उसमें भी शेड चेंज होता है। तो ऐसे ही एक तो मैंने आपको एक बताया था कि ये कॉपर सल्फेट, दूसरा एक केमिकल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैं आपको कल भी बोला था, तो ये इसका भी सेम प्रोसेस है, इससे आपका वॉशिंग का इंप्रूव होगा। ठीक है, जो आपका कपड़ा धोने पे जो कलर निकलता है वो जी। लेकिन इससे लाइट फास्टनेस इंप्रूव नहीं होगा। तो वॉशिंग में क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 to 3%, एसिटिक एसिड, टेम्परेचर बॉयल पर 30 मिनट। लेकिन इसमें वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव करने में जो मेन वो है, वो कैटानिक डाई फिक्सिंग एजेंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपने कलर देखा है, ये कलरफुल कंपाउंड है, तो इससे आपका शेड में ज्यादा डिफरेंस आ सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो सर कलर फिक्सर जो होता है ना, कलर फिक्सर जो होता है मैक्सिमम वो क्या है, एपी और एनपीओ में जो है वो फेल हो जाता है जाकर के टेस्टिंग में, तो इसलिए कलर डाई फिक्सिंग जो है, डाई फिक्सर भी यूज करने के लिए बैन होता है। नहीं, वो उसके डिपेंड अगेंस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है? केमिकल कंपाउंड कौन सा है उसमें, कोई डाई फिक्सिंग बहुत टाइप के हैं आपके, वो आपका कैटायनिक है, एनायनिक है, और आपका नॉन आयनिक डाई फिक्सिंग एजेंट भी हो सकता है।
तो ये क्या है, ये आपको कई तरह का देख लिया सर डाई फिक्सिंग ना, सब में जो है जब हम टेस्टिंग में भेजते हैं एपीओ एनपीओ में जाकर के वो फेल हो जाता है। एपीओ एनपीओ मतलब आपका कौन सा, ये क्या कौन सा टेस्टिंग होता है? ये है सर एक केमिकल डिफेक्ट केमिकल होता है बैन का एपीओ होगा एनपीओ क्या? का। रेस्ट्रिक्शन सब्सटेंस में होगा हाँ ये, जी हाँ जी है कि भाई ये केमिकल आप यूज नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी अब वो आपका, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, समझे समझे, रेस्ट्रिक्शन मैं आपको सब्सटेंस इसकी वो दे लिस्ट दूंगा, होता मैं है। फुल फॉर्म भी। हाँ एक तो फॉर्मेलिटी होता है सर। हाँ हाँ, वो फॉर्मेल्डिहाइड बैन है, हाँ, आरएसएल बोलते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस लिस्ट बोलते हैं। तो आप डाइंग में या फिनिशिंग में या किसी भी प्रोसेस में नहीं कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं वो यूज नहीं कर सकते आप। क्योंकि फिक्सर में मोस्टली नहीं फॉर्मेलिटी मैं अभी सर उसको क्लियर ही कर देता हूँ, मैं एपीओ एनपीओ क्या होता है वो मेरे पास है रिपोर्ट में, ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का कंबाइंड ट्रीटमेंट दोगे ना, तो वो आपका लाइट फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस दोनों इंप्रूव करेगा। जैसे अब दिया हुआ है इसमें, देखो ये इंप्रूव करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हो कि नॉट एडवाइजेबल आजकल। ये तो बेसिक प्रोसेस बताए हुए हैं। जनरली ये जो है कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट, ये बैन नहीं है कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट, लेकिन अब इसमें कौन सा सब्सटेंस है, क्योंकि कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबका अलग अलग हो सकता है, 50 तरह के हो सकते हैं। तो कोई किसी में हो सकता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस हो, किसी में नहीं हो। तो ये क्या करता है कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट, ये डाई का जो मॉलिक्यूल साइज है ये उसको बड़ा करता है। जो हम बोल रहे थे ना वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव के लिए डाई का मॉलिक्यूल साइज बड़ा करना, उसके साथ रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्ट करके, और ये उसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा करता है, जिससे आपका डाई वॉशिंग में बाहर नहीं निकलता। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर? ये तो पहले आपने बताया डायरेक्ट डाई का बताया है क्या? हाँ, डायरेक्ट करता है वो। ठीक है। रिएक्टिव डाई का तो क्या है, डायरेक्ट रिएक्टिव डाई का तो वॉशिंग फास्टनेस ऑलरेडी अच्छा होता है, वॉशिंग में तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है इसके में। लाइट जी, जी, फास्टनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वॉशिंग इसका जी। बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये भी आपके वाटर में सोल्यूबल है, ठीक। तो इसमें भी हमें सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए एग्जॉशन के लिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सेलुलोज के साथ केमिकली जो बॉन्ड बनाती है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका वॉशिंग फास्टनेस अच्छा होता है, क्योंकि केमिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है फैब्रिक के साथ। तो वो बॉन्ड को ब्रेक करना नॉर्मल पानी में या नॉर्मल टेम्परेचर में या बॉइलिंग टेम्परेचर में विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, वो बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका वॉशिंग फास्टनेस काफी अच्छा होता है। डायरेक्ट डाई में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरबल फोर्सेस था, जो अट्रैक्शन का जो फोर्स था वो बहुत ही वीक था, तो वो टूट सकता था, लेकिन ये टूटता नहीं है। तो इसलिए इसका वॉशिंग फास्टनेस काफी अच्छी होती है, ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिव डाई को रिएक्टिव डाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव। ये उसके साथ, कॉटन के साथ रिएक्शन इसका बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए आपका देखा ना, इसमें 3 ब्रांड होते हैं, कोल्ड ब्रांड, हॉट ब्रांड और आपका विनाइल सल्फोन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव डाई जो होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, वो कोल्ड ब्रांड होती है। इसलिए हम उसको लो टेम्परेचर पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल्ड ब्रांड को आप हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कि वो ऑलरेडी उसका एफिनिटी इतना ज्यादा होता है कि आप हाई टेम्परेचर पे करोगे या तो पानी में रिएक्ट कर जाएगी या फिर आपका डाइंग अनइवन हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। तो दीज डाइज आर हैविंग इजी पेनिट्रेशन, इजी होता है डाइंग करना। लेवलिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। गुड फास्ट वॉशिंग फास्टनेस काफी अच्छी होती है इसकी, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन डाई एंड फाइबर अकर्स इन एल्कलाइन कंडीशन। तो इसका मतलब है कि अगर आपको जैसे डाई स्ट्रिप करनी है ना,
तो डाई स्ट्रिप करने के लिए क्या, क्योंकि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डाई फिक्सिंग जो होता है वो एल्कलाइन पीएच में होता है, लेकिन आपको वो रिवर्स प्रोसेस करना है, यानी कि आपको डाई स्ट्रिप करनी है, तो आपको वो पीएच एसिडिक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें पर्सपिरेशन फास्टनेस, आप समझते हो पर्सपिरेशन फास्टनेस क्या होता है? सुना है वर्ड? पसीने से सर होने वाले कलर, हाँ, पसीने से होने वाले कलर चेंज। हाँ, उसको पर्सपिरेशन फास्ट। तो पसीने का पीएच है ना, वो दोनों होता है, किसी किसी का एल्कली होता है, किसी किसी का एसिडिक भी होता है, मतलब फिक्स नहीं है वो, इंडिविजुअल हर आदमी का डिफरेंट है, किसी आदमी का एल्कलाइन हो सकता है, किसी का एसिडिक हो सकता है। तो जिसके एसिडिक, सर एक क्वेश्चन, हाँ ये मैं पूछ रहा था सर, ये आपने पढ़ाया था पहले, डिसाइजर का सर पीएच कितना होता है? उसका अराउंड 6 के आसपास रहेगा, 6-7 के आसपास। जब हम डिसाइजिंग करते हैं फैब्रिक को, हाँ, वो डिपेंड है, वो डिसाइजिंग के बाद फिर हम मैं बताऊं, डिसाइजिंग करते हैं, डिसाइजिंग के बाद फिर नहीं, एक मिनट सर मेरी सुनिए, हाँ, डिसाइजिंग करते हैं उसके बाद फिर हम स्कोरिंग करते हैं, एल्कली से उसको बॉइलिंग करते हैं, तो सर उसका टेम्परेचर का जो पीएच होता है फिर उसमें 11-12 हो जाता है, 10-11। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसमें क्या इसको फिर इसके बाद हम प्रोक्साइड करते हैं, तो सर प्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? प्रोक्साइड का भी 11 होता है। प्रोक्साइड का भी 11 ही होता है? हाँ, तो आपको जो आप स्काउरिंग कर रहे हो उसके बाद आपको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप तभी कर रहे हो तो, समझ रहे हो? आप फैब्रिक को बहुत ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर रहे हो, आप तुरंत स्काउरिंग के बाद तुरंत ब्लीचिंग कर रहे हो ना, तो स्काउरिंग के बाद आपको पीएच न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ब्लीचिंग कर सकते हो। अगर आप फैब्रिक स्टोर कर रहे हो कि भाई आपको 2 दिन बाद ब्लीचिंग करना है, 3 दिन बाद ब्लीचिंग करना है, तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उसको। जी। क्योंकि आपका फैब्रिक ऑलरेडी एल्कलाइन पीएच है ना उसका, तो एल्कलाइन पीएच से हमें ब्लीचिंग में भी एल्कलाइन चाहिए, तो आपको कास्टिक कम डालना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो, इसलिए कंटिन्यूअस फैब्रिक को कलरिंग करने के लिए भी हमें पीएच 6 से 7 होना चाहिए। कलर करने के लिए, डाइंग के लिए वो डिपेंड करता है, हाँ जी, वो डिपेंड करता है कौन सी डाई आप कर रहे हो। जैसे इसमें ज्यादा चाहिए, रिएक्टिव में 7 पे नहीं होता, रिएक्टिव में तो 10 के आसपास, 9-10 के आसपास पीएच होता है, 7 से 9-10 के आसपास होता है। हाँ, रिएक्टिव में एल्कलाइन पीएच होगा। ठीक, कितना पीएच होता है उसका? क्या? हाँ, नहीं, आरएफडी का पीएच होता है हमारा कितना होता है? आरएफडी फैब्रिक का वो आप बाहर से मंगाते होगे ना, देखो सुनो, पीएच का सिस्टम ये है, अगर आपको फैब्रिक ड्राई स्टेट में स्टोर करना है, स्टोर मतलब आपको वो प्रोसेस आपको 4 दिन बाद या 3 दिन बाद करना है, तो आपको न्यूट्रलाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आप तुरंत ही प्रोसेस करने वाले हो और वेट कंडीशन में है फैब्रिक, उसको ड्राई नहीं किया आपने, वेट कंडीशन में है, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस तुरंत कर सकते हो विदाउट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? अच्छा। अगर आपने ड्राई कर दिया फैब्रिक, आपको ड्राई करना है तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं सर, क्योंकि यहाँ सर हमारे मिल में न्यूट्रल करते हैं सर, मतलब स्कोरिंग करा, स्कोरिंग बॉलिंग प्रोक्साइड होने के बाद उसको न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल करने के बाद फिर डाई करते हैं। स्काउरिंग के बाद भी न्यूट्रल करते हैं? हाँ, मतलब जब बोलते हैं ना आरएफडी, पूरा मतलब न्यूट्रल करना, फिर उसके बाद फिर कलर करना। आरएफडी में न्यूट्रल करना पड़ेगा आपको, आरएफडी का तो न्यूट्रल करना पड़ता है, मैं उसका कह रहा हूँ स्काउरिंग के बाद न्यूट्रल नहीं करते होंगे, स्काउरिंग और पेरोक्साइड के बीच में न्यूट्रल नहीं करते हैं। उसके बाद आउट हो रहा है मेरा। हाँ, अभी हम क्या है 30 रेयन डाई कर रहे थे नेवी कलर, तो उसमें जो हम रिएक्टिव डाई कर रहे थे, तो उसने एक लिमिट तक कलर उठाया, मतलब शेड तक नहीं पहुंचा, अब बीच में वो कलर उठाना बंद कर दिया उसने। रिएक्टिव डाई ना, तो हाइड्रो डाई का प्रॉब्लम पानी में होगा आपका, डाई हाइड्रोलाइज हो गया वो आपका डाई, आपने सोडा प्रॉपर तरीके से डाला उसमें, सोडा और सॉल्ट। हाँ सर, सोडा सॉल्ट सब डाला, लेकिन समझ नहीं आया। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद उसी को ही बनाया, जो उस टाइम न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया, अब बनाया तो वो ठीक बन गया है। अब आपने पहले फैब्रिक को न्यूट्रल किया होगा आपने, हाँ, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ ना, उसके पीछे क्या रीजन है कि आपका पहले एल्कलाइन पीएच होगा, ठीक है? अब एल्कलाइन पीएच कपड़े का है पहले से, और आपने रिएक्टिव डाई स्टार्ट किया, तो पानी में पहले से एल्कलाइन पीएच हो गया है, ठीक है?
अब रिएक्टिव डाई का ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम एल्कली कब डालते हैं, सॉल्ट के बाद डालते हैं, फिक्सेशन के लिए डालते हैं। तो अब उसमें पहले ही एल्कली है, तो जैसे ही आप डाई डालोगे ना, वो डाई पानी से रिएक्ट कर जाता है कपड़े की जगह पे। सर वो बात आपकी सही है, लेकिन इसमें क्या है, थर्ड जोन में एल्कली पहले थोड़ी ना डलती है, वो पहले सॉल्ट में चलेगा, फिर उसके बाद फिर एल्कली डलेगा। तो आप बोल रहे हो ना कि आपने फैब्रिक को न्यूट्रलाइज नहीं किया था पहले। फैब्रिक का पीएच एल्कली होगा ना। मेरे को भी यही रीजन लगा था इसमें कि ना सच है वो रीजन, फैब्रिक प्रॉपर्ली न्यूट्रल नहीं करा है। क्योंकि फैब्रिक का पीएच एल्कलाइन होगा तो पानी में भी एल्कलाइन आ गया ना, फैब्रिक से पानी में आपने डिप किया पानी में, तो पानी का पीएच भी एल्कलाइन हो गया। तो डाई एल्कलाइन पीएच पे फिक्स होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पिक नहीं करेगा डाई को, वो पानी में ही रिएक्ट कर जाएगी अगर आप, क्योंकि एल्कली पानी में आ गया, कपड़े से आपके पानी में आ गया। तो रिएक्टिव डाई में इसलिए हमें पहले नमक डाल के कपड़े पे डाई पहुंचाते हैं, उसके बाद हम एल्कली डालते हैं। तो ये पीएच वाला जो प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो वो सच है, वो वही रीजन है उसके पीछे। वो डाई आपका पानी में रह गया होगा, पानी में ही रिएक्ट कर जाता है। इसमें क्या है, जो रिएक्टिव डाई का रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, OH ग्रुप से होता है। तो वो OH ग्रुप है ना, वो कॉटन में भी होता है, और OH आपका पानी भी होता है। पानी क्या होता है, H2O, यानी HOH ऐसे होता है पानी, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप से ये जो रिएक्टिव डाई है, ये दोनों OH ग्रुप से रिएक्ट करती है, पानी से भी करती है। इसलिए आप देखते हो कि एग्जॉशन कितना भी अच्छा हो, आपका 100% एग्जॉशन नहीं हो सकता है इसमें, रिएक्टिव डाई में। डाई पानी में रह जाती है। अच्छा, क्योंकि उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मतलब डाई। इसको ये है कि इसका ये है कि इसको प्रॉपर न्यूट्रल करके उसके बाद कलरिंग करेंगे तो फिर कोई रिएक्टिव डाई में आपको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिव डाई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली वो फिर पानी से रिएक्ट कर लेगी बजाय कपड़े के, अगर उसमें पहले एल्कली डाल दिया तो इसलिए हम पहले सॉल्ट डालते हैं ताकि डाई पानी से कपड़े पे पहुंच जाए। और क्योंकि वो एल्कली जब आप डालोगे ना, तब वो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आपने एल्कली कपड़े पे डाई पहुंची नहीं, पिक किया नहीं कपड़े में, और पहली एल्कली आ गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड पानी और डाई के बीच में बन जाएगा। उसका फिर कोई रिवर्स प्रोसेस भी नहीं है, वो एक बार बन गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर आप चाहो तो पीएच, फिर आप उसमें कुछ भी कर दो, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, वो डाई खराब। अगर इसमें मान लिया जो अभी आपने बताया कि इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला, हमने डायरेक्ट ही मतलब मान लिया बंदा डालना भूल गया, उसके बाद अगर हम इसमें एल्कली डाल देते हैं तो उसके बाद फिर वो कलर नहीं उठाएगा? नहीं होगा वो उसमें, ये फिर आप ऐसे डाल के थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं होगा, तो नहीं उठाएगा अगर आपने पहले। ठीक है, ठीक। वो सीक्वेंस जरूरी है, इसलिए कि पहले सॉल्ट और फिर आपका वो। सर अगर रिएक्टिव डाई स्टार्ट करने के पहले हमने कपड़े को न्यूट्रल तो कर लिया है, लेकिन अगर उसमें पेरोक्साइड हमने न्यूट्रल नहीं किया, पेरोक्साइड किल नहीं किया है, तो सर क्या इफेक्ट आएगा उसमें? पेरोक्साइड है तो भी आपका उसमें उसका फर्क आएगा कलर का, क्योंकि पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट है ना। हाँ जी, ठीक है, तो आपका शेड वेरिएशन आएगा, मतलब लाइटर शेड आएगा आपका पेरोक्साइड। लाइटर शेड। फैब्रिक पेची तो नहीं होगा ना? लाइट पैची भी हो सकता है ना, फिर लाइटर शेड आएगा तो पैची भी हो सकता है। अच्छा सर। हाँ, पर शेड लाइट रहेगा ये फिक्स है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का काम ही कलर रोकना है, कलर को निकालने का काम है। तो आप पहले से उसमें अगर ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट है, क्योंकि पेरोक्साइड में वैसे भी ऐसे होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है पेरोक्साइड, तो शेड आपका लाइट रहेगा। हो सकता है पैची नहीं हो, और पैची हो भी सकता है, दोनों चांसेस है, लेकिन शेड लाइट रहेगा, ये जरूर फिक्स है। अच्छा जी। ये डाइज को हम अगर रिएक्टिव डाई को मेन बोले तो हम कोल्ड ब्रांड और हॉट ब्रांड दो तरीके की ये डाई होती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊं, केमिकली डिफरेंस क्या है। ये है कोल्ड ब्रांड डाई, ये देख रहे हो आप, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोट्राइजन, यानी कि इसमें देखो दो जगह क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, ठीक। और इसमें एक जगह क्लोरीन है, तो ये आपका रिएक्टिव स्पेसी होती है, यानी जितने ज्यादा ऐसे क्लोरीन होंगे ना, उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी आपकी डाई। कोल्ड ब्रांड डाई हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और हॉट ब्रांड थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। इसलिए हॉट ब्रांड को हम टेम्परेचर देना पड़ता है, और कोल्ड ब्रांड को हम टेम्परेचर नहीं देते, क्योंकि वो पहले से ही इतनी हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक। तो ये तो हमने बताया था कि आपको
इसमें NaCl आपको एग्जॉशन करता है और NaOH हम pH के लिए डालते हैं। NaOH और सोडा भी डाल सकते हैं, आप दोनों चीज डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो सोडा और कास्टिक दोनों मिक्स करके डालते हैं ना, वो ज्यादा सबसे अच्छा रिजल्ट आता है उसमें फिक्सेशन में आपको। ठीक, रेट ऑफ फिक्सेशन इज स्लो इन हॉट ब्रांड डाई एंड एल्कली इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग दिस रेट। ठीक है, तो एल्कली से आपका डाई फिक्स होता है। तो एल्कली कब डालना, जब डाई कपड़े पे पहुंच जाए। पहले डाल दिया तो पानी में फिक्स हो जाएगा। फैक्टर्स कौन कौन से जो रिएक्टिव डाई के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, एक आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिव डाई। ठीक है, एग्जॉशन ऑफ डाई विल इंक्रीज विद द एफिनिटी ऑफ डाई। चलो, अनफिक्स्ड डाई जो है वो भी आपकी वॉश ऑफ होनी चाहिए बाद में। ठीक है, अदरवाइज सेड सोप में आपके जो भी डाई फिक्स नहीं हुई है वो आपको हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये फिर आपके उस पर इफेक्ट करेगा फास्टनेस पे। ठीक, तो इसमें क्या है, मटेरियल टू लिकर रेशो भी एक फैक्टर है कि लोअर अगर मटेरियल टू लिकर रेशो होगा ना तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई ज्यादा होगा, नहीं इट विल गिव यू बेटर डाई। इसकी वजह से आपका लेस हाइड्रोलिसिस होगा। लेस हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई किसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई बोलते हैं डाई पानी से रिएक्ट जो कर जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई। जब आपका मटेरियल टू लिकर रेशो ज्यादा होगा यानी पानी ज्यादा होगा आपका, तो पानी में OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन मटेरियल टू लिकर रेशो अगर कम होगा तो आपका हाइड्रोलिसिस डाई का कम होगा और डाई कपड़े पे ज्यादा जाएगी। ठीक, लेकिन MLR मटेरियल टू लिकर रेशो आपके मशीन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हो, हर मशीन का अलग है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी आपका डाइंग डिपेंड करता है कि भाई कितना हमने उसमें सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट इंस्टॉलमेंट में डालना होता है और जनरली घोल के डालते हैं। ये तो चलो नॉर्मल चीजें हैं। सर बोलो, एल्कली की डोजिंग हमेशा स्लो क्यों देते हैं सर, और 2 पार्ट में देते हैं 30% और 70% में? 30% वो स्लो हाइड्रोलिसिस नहीं हो डाई, उसीलिए है, मैं बताया ना। जैसे आप एल्कली डालोगे ना, देखो सॉल्ट का काम होता है डाई को, जो हमने डाई पार्टिकल पानी में घोला है, ठीक है, सॉल्ट का काम होता है उसको पानी से और कपड़े पे पहुंचाना है, और कपड़े पे फिक्स करना काम होता है उसका एल्कली का। हाँ जी। अगर आपने एल्कली एक साथ डाल दिया ना तो चांसेस हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई के ज्यादा हैं कि वो डाई पानी में ही फिक्स हो जाए, कपड़े पे कम जाए, पिकअप कम करे कपड़े पे। तो हाइड्रोलिसिस को कम करने के लिए हम जनरली इंस्टॉलमेंट में डालते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है 30-70 में डालते हो, आप 50-50 भी कर सकते हो। वो आपका सबका यूजुअल प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री का अलग अलग, कोई 3 पार्ट्स में भी डाल सकता है ऐसे, क्योंकि आप हाँ ऐसी सॉल्ट भी हम 2-3 पार्ट्स में डालते हैं, कोई 2 पार्ट मेरे यहाँ एक में भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों 2-3 पार्ट में डालोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। सर मैं एक जगह गया था, अच्छा, वहाँ पे क्या करते थे कि सॉल्ट पहले ही डाल देते थे, कलर के पहले। वो लाइटर शेड में ठीक है वो, लेकिन डार्कर शेड में वो मेरे हिसाब से नॉट एडवाइजेबल। नहीं सर, कोई भी शेड होता था उसमें सॉल्ट पहले डाल देते थे और उसके बाद कलर और एल्कली डालते थे। हाँ ऐसा भी, वो सॉल्ट ऐसे करते होंगे कि सॉल्ट से फैब्रिक को पास कराते होंगे वो पहले, ऐसे था क्या सिस्टम? कंटिन्यूअस डाइंग था क्या? नहीं, यही रिएक्टिव डाइंग में सॉल्ट पहले डोजिंग कर देते थे। अच्छा, और बाद में उसके कलर की डोजिंग उसके बाद कुछ होल टाइम देके फिर उस सोडा की डोजिंग दे देते थे। हाँ, तो वो डिपेंड है कि रिएक्टिविटी कैसा है। वो आपको अगर ये शायद जो लेस रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ जो रिएक्टिव डाई है वो शायद कम होगी, इसलिए ऐसे करते हैं। एडवाइजेबल यही होता है कि पहले आप डाई को नेचुरल तरीके से फैब्रिक पे जाने दो, फिर आप उसमें सॉल्ट ऐड करो। सॉल्ट ऐड करने के बाद आप उसमें बाद में एल्कली डाल सकते हो। तो ये जो बोल रहे हो आप, ये प्रोसेस पॉसिबल है कि आपने पहले कपड़े पे मतलब पहले सॉल्ट डाल दिया कपड़े में सॉल्ट में चलाया पहले आपने कपड़े को, तो सॉल्ट एडजस्टिंग एजेंट आपके कपड़े पे पहुंच गया,
ठीक है, और बाद में उसमें आपने डाई डाली, लेकिन ये फिर भी एडवाइजेबल नहीं है, वो उनका प्रैक्टिस है तो है, वो डिपेंड हो सकता है, वो डाई पे डिपेंड करेगा कि वो डाई कम रिएक्टिव होगी, लेकिन अगर डाई की रिएक्टिविटी या एफिनिटी अच्छी है ना, तो ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है, पर ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने नमक में चला के आप वो कर सकते हो ये। ठीक, तो डिग्री ऑफ एग्जॉशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ डिफरेंट सेलुलोजिक फाइबर। ठीक, विस्कोस गिव हाईएस्ट एग्जॉशन, कॉटन लोएस्ट एंड मर्सराइज्ड कॉटन इज इंटरमीडिएट। विस्कोस में आपका एग्जॉशन ज्यादा होता है। ठीक, तो आप कोल्ड ब्रांड डाई कैसे करते हैं, वो उसका प्रोसेस ये है कि डाई आप रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट करोगे और पूरे टाइम रूम टेम्परेचर ही रखना होता है। ठीक है, ऐड डाई सॉल्यूशन, then add salt solution gradually for 30 minutes, about 15 minutes। जब salt ऐड करने के बाद आपने 30 मिनट चलाया, उसके बाद आपने 15 मिनट बाद आपने salt का एक और एडिशन किया, सेकंड एडिशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन के बाद 30 मिनट चलाया, सेकंड एडिशन आपने 15 मिनट बाद किया डोजिंग जो है। उसके बाद हम सोडा का डोजिंग करते हैं। ठीक है, 15 मिनट चलाने, सेकंड डोजिंग ऑफ सॉल्ट होने के 15 मिनट या 20 मिनट के बाद सोडा का डोजिंग करेंगे। ठीक, सोडा डोजिंग के बाद, सोडा डोजिंग भी आप पार्ट्स में कर सकते हो भाई, 10 मिनट एक डोजिंग कर दी, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर दूसरी डोजिंग कर दी, उसके बाद आपको 30 से 40 मिनट चलाना होता है। देन आप ड्रेन करो, रिंस करो और सोपिंग कर दो। टेम्परेचर इसमें चाहिए नहीं होता है। ठीक है, हॉट ब्रांड डाई में क्या होता है कि हॉट ब्रांड में हम टेम्परेचर डाइंग स्टार्ट करते हैं 50 डिग्री पे। ठीक है, 50 डिग्री पे कपड़े को चलाएंगे पहले थोड़ा, फिर उसमें डाई सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर अगले 40 मिनट में आप सॉल्ट धीरे धीरे करके ऐड कर दोगे। धीरे धीरे मतलब आप 2 पार्ट में कर सकते हो, 3 पार्ट में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर शेड, परसेंटेज शेड एंड कलर, कौन सा आपका डार्कर कलर है, लाइट कलर है। ठीक, स्टार्ट रेंजिंग टेम्परेचर व्हाइल एडिंग द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्ट। जब आपने दूसरी बार सॉल्ट की डोजिंग की है, तब टेम्परेचर हम राइज करना शुरू करते हैं और टेम्परेचर को 80 डिग्री पे ले जाके फिर 30 मिनट 80 डिग्री पे 30 मिनट चलाएंगे। ठीक, और जब आपका इसमें भी सेम प्रोसेस है कि सॉल्ट की फाइनल डोजिंग के 15 मिनट बाद आप सोडा की डोजिंग करोगे, कम से कम, मतलब कम से कम 15 या 20 मिनट का गैप चाहिए बिटवीन सॉल्ट एंड सोडा की डोजिंग में। तो नमक की डोजिंग के बाद 15 या 20 मिनट बाद आप सोडा ऐड करोगे, उसमें सोडा ऐड करने के बाद फिर से आप 1 घंटे चलाओगे, 45 मिनट 60 मिनट, देन आप ड्रेनिंग एंड रिंसिंग। तो इसमें हॉट ब्रांड और कोल्ड ब्रांड में मेन डिफरेंस है टेम्परेचर का। कोल्ड ब्रांड डाई हम रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं, और हॉट ब्रांड डाई हम करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, इसका एक और सर ये हॉट हाँ, ब्रांड और कोल्ड ब्रांड डाई ये मतलब कलर पे डिपेंड करता है या फैब्रिक पे? नहीं, कलर पे भी डिपेंड नहीं करता, फैब्रिक पे भी डिपेंड नहीं करता, डाई पे डिपेंड करता है। बट ये है कि आपको जहाँ डार्क शेड करने होते हैं ना, वहाँ आप कोल्ड ब्रांड का प्रेफरेबल है। डार्क शेड, लाइटर शेड में आपका कोल्ड ब्रांड से अनइवन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लाइटर शेड अगर आपको डाई करना है तो आप हॉट ब्रांड ही यूज करो, क्योंकि ये कोल्ड ब्रांड डाई हाईली रिएक्टिव होती है, तो अनइवन डाइंग, पैची डाइंग हो सकती है। ठीक है, तो ये परसेंटेज शेड से हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ जो विस्कोस फैब्रिक चलता है, विस्कोस फैब्रिक में हमेशा कोल्ड ब्रांड डाई करते हैं ना? ऐसा नहीं, विस्कोस में आप हॉट ब्रांड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कोल्ड ब्रांड ही करते हैं हमेशा। तो आप शेड कौन सा डाई करते हो, कलर कौन सा डाई करते हो आप? कोई भी शेड पर, शेड कोई भी हो पर कोल्ड ब्रांड ही करते हैं विस्कोस में। सर इसमें एक्चुअली क्या होता है ना सर, जो हमने भी देखा है, जो हॉट ब्रांड वाला जो होता है उसमें वेरिएशन के चांस ज्यादा बन जाते हैं सर। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो गया, वो प्रोसेस, तो वही वेरिएशन मतलब लेयर वेरिएशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस सीएस के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें, और जहाँ कोल्ड होगा आपका वहाँ सीएस के चांसेस नहीं बनेंगे ना। ये तो आपका प्रोसेस का प्रॉब्लम है कि आप भाई टेम्परेचर या ऑपरेटर जो है वो आपको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज जो रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, कोल्ड ब्रांड डाई ज्यादा रिएक्टिव होती है, हॉट ब्रांड कम रिएक्टिव होती है, इसीलिए हम उसको टेम्परेचर देते हैं। और इन दोनों के बीच की भी एक डाई है विनाइल सल्फोन, जो 60 के आसपास होती है, वो हम आपको बताएंगे कल।
लेकिन विस्कोस पे आप हॉट ब्रांड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही करते हो कोल्ड ब्रांड। वो उनको सूटेबल लग रहा होगा इसलिए वो कर रहे हैं कि उनको अच्छा प्रोसेस सेट है ऑलरेडी। जब सिंपल सी बात है, जब आपको रूम टेम्परेचर पे हो रहा है जो काम, तो आप हाई टेम्परेचर पे क्यों जाओगे, एनर्जी वेस्ट क्यों करोगे? समझ रहे हो बात? जब आपको रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है तो आप हाई टेम्परेचर पे क्यों जाओगे, क्यों स्टीम और एनर्जी लगाओगे एक्स्ट्रा? टेम्परेचर देने के लिए एनर्जी तो लगती है ना, स्टीम लगा लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जहां पर कोल्ड ब्रांड से ही काम हो जाता है वहां कोल्ड ब्रांड ही करेगा कोई, एनर्जी सेविंग है ना उसमें, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पे कोल्ड ब्रांड होगा उस पर हॉट ब्रांड नहीं कर सकते हो आप, हॉट ब्रांड भी कर सकते हो, विस्कोस पे भी कर सकते हो। लेकिन कोल्ड ब्रांड में एनर्जी सेविंग हो रहा है, प्रोसेस उनका ठीक है, शेड ठीक आ रहा है, तो वो कर रहे हैं, कोल्ड ब्रांड कर रहे हैं। कोई दूसरी इंडस्ट्री में हो सकता है उनका वो हॉट ब्रांड कर रहे हो, क्योंकि उनका कोल्ड ब्रांड पे शेड या प्रोसेस सेट नहीं है ऑलरेडी। तो दोनों हो सकती हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है विस्कोस पे कोल्ड ब्रांड भी। विस्कोस प्रोसेसिंग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है कि आपका स्ट्रेंथ लॉस होता है। विस्कोस में क्या, विस्कोस को आप पानी में डिप होता है ना, तो उससे विस्कोस का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो फैब्रिक पे जो टेंशन वेंशन है वो कॉटन और विस्कोस के प्रोसेस में सिर्फ वही फर्क है कि फैब्रिक पे जो टेंशन है, रोलर प्रेशर है, वो आपको विस्कोस पे एडजस्ट करना है रोलर के कॉटन के कंपैरिजन में। कॉटन को तो आप भिगोते हो ना, तो कॉटन का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है, गीला कॉटन ज्यादा स्ट्रांग होता है, और विस्कोस का अपोजिट है, विस्कोस का घटता है जैसे आप भिगोगे उसको। पानी में जाके कपड़े का स्ट्रेंथ कम हो जाता है विस्कोस का, और कॉटन का पानी में जाके बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस है इनमें। बाकी डाइंग में हाँ, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है डाइंग में, है डाई सब सेम है, जो कॉटन में होगी वही विस्कोस पे होगी। तो मशीन का डिफरेंस हो सकता है कि विस्कोस को आप जनरली सॉफ्ट ओवर ब्लोअर इस पे चलाओगे, कॉटन को आप किसी भी चला दो, ठीक है। तो खत्म होने वाला है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। कल हम आपको इसका एक और टाइप है जो इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं, विनाइल सल्फोन, जो 60 डिग्री के आसपास होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल, ठीक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। जो सर हम अगर कोई फैब्रिक रीडाइंग में लेते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस करेंगे?